Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पिछले वीडियो में हमने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 1 देखा था और इस वीडियो में हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली इंक्रीज्ड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। यानी पॉलिटिकल रेडिकल जो स्टार्ट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, वो सिर्फ 1923 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी जर्मनी में, उसकी वजह से हुआ था। दिस वॉज द टाइम व्हेन द स्पार्टकाटिस्ट लीग बिगेन टू राइज। यानी ये वही समय था जब एक लीग जिसका नाम था स्पार्टकाटिस्ट लीग, उसका उदय होना शुरू हुआ था। स्पार्टकाटिस्ट लीग वॉज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। रशिया में हमने बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, तो ये जो स्पार्टकाटिस्ट लीग था वो भी एकदम बोल्शेविक्स की तरह ही थे। The people of Berlin demanded for Soviet style governance। यानी जो भी बर्लिन के लोग थे वो चाहते थे कि जैसा रशिया में है वैसा ही हमारे यहाँ भी शासन हो। The Weimar Republic suppressed the uprising of the Separatist League with the help of the war organization called the Free Corps। यानी जो वीमर रिपब्लिक बनी थी उन्होंने इनके राइज को सप्रेस यानी दबा दिया। द स्पार्टकाटिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, और बाद में उन्होंने जर्मनी की एक अलग ही कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। Germany had fought the war largely on loans and had to pay war reparations in gold। यानी जर्मनी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी सबके लिए उन्होंने लोन लिया था और लड़ाई के बाद वो हमेशा हार जाते थे और उसके लिए उन्हें रिपेरेशंस में गोल्ड चुकाना पड़ता था। दिस रिजल्ट इन डेप्लीशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स व्हेन रिसोर्सेज वेयर इनसफिशिएंट। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी गोल्ड रिजर्व्स थे वो उनका डिप्लीशन हो गया। ठीक है। व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे इन 1923 फ्रांस ऑक्युपाइड जर्मनीज इंडस्ट्रियल एरिया द रूर विच वॉज रिच इन कोल। यानी जैसे जर्मनी ने मना कर दिया 1923 में कि हम लोन्स नहीं पे करें, गोल्ड में रिपेरेशंस नहीं पे करेंगे, तो फ्रांस ने जर्मनी का इंडस्ट्रियल एरिया जिसका नाम था रूर, जिसमें बहुत ज़्यादा कोल की माइनिंग थी, बहुत ज़्यादा रिच था वो, उसे कब्जा कर लिया। जर्मन रिटेलाइटेड द इकोनॉमिक क्राइसिस बाय प्रिंटिंग पेपर करेंसी। उन्होंने इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी पेपर करेंसी प्रिंट करवाई। हाउएवर एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ प्रिंटेड करेंसी रिजल्टेड इन अ शार्प फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क ड्यू टू विच प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज। दिस क्राइसिस नेम टू बी हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। यानी अभी इन्होंने सोचा कि पैसे हम प्रिंट करवा देंगे तो हमारी जो गरीबी है वो कम हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो गया पैसों की वजह से, जिसकी वजह जर्मन की जो पैसे की करेंसी थी जर्मन मार्क, उसी की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, तो वही हादसा जर्मनी के साथ भी हुआ और इस वजह से गुड्स के प्राइस भी इंक्रीज हो गए और जिसकी वजह से जर्मनी में एक ऐसी हालत आई कि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन के केसेस बन गए। The Americans introduced the Davos Plan which helped Germany to overcome the crisis। यानी अमेरिकन ने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था डावस प्लान, जिसकी वजह से जर्मनी इस क्राइसिस से बाहर निकल पाई। ठीक है। द प्लान मेक चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ रिपेरेशंस टू रिलीव द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन्स। यानी जो प्लान बना था उससे जर्मन वालों की जो फाइनेंशियल बर्डन था उनके सर पे वो कम हो गया। अब हम आते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं हम, हमारे साथ बहुत बुरा होता है तब हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो अब पूरे जर्मनी में कुछ ऐसे साल थे जहाँ में उनके लोग डिप्रेशन में थे। There was some economic stability in Germany from 1924 to 1928। यानी 1924 से लेके 1928 तक जर्मनी की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इन जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएसए। यानी जर्मनी जो था उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी होता था उसके लिए वो लोग यूएसए पे डिपेंडेंट थे। However, this support from USA was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1928। और ये सपोर्ट भी तब खत्म हो गया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया 1929 में। क्यों क्रैश हुआ?
सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ही है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है। उस वक्त के समय का सबसे बड़ा गुड्स को एक्सचेंज करने की जगह थी ये, ठीक है। आगे देखते हैं। बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाय हाल्फ, यानी उस 1929 से लेके 1932 तक यूएसए की जो नेशनल इनकम थी वो आधी हो गई। द इफेक्ट्स ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकोनॉमी वेयर फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज थी इसी में सब अपना माल एक्सचेंज करते थे, इसी वजह से यूएस की इकोनॉमी को जैसे ही झटका लगा पूरे वर्ल्ड को भी झटका लगा। The German economy was severely hit by the economic crisis। और जो जर्मन इकोनॉमी थी उसको तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से सफ़र करना पड़ा। द मेन इफेक्ट्स ऑफ रिसेशन ऑन जर्मनी वेयर, तो इसके क्या इफेक्ट्स थे वो देख लेते हैं। 1932 से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% घट चुका था। वर्कर्स ने अपनी जॉब खो दी थी और जो जॉब कर रहे थे उनकी भी वेज बहुत कम कर दी थी। और जो अनएम्प्लॉयड का नंबर था वो 6 मिलियन बढ़ गया था, यानी 60 लाख। On the street of Germany, men started moving with placards around their necks saying willing to do any work। यानी placards का मतलब कह सकते हैं कि अपने गले में एक बोर्ड टांग लेते थे और उस पर लिख देते थे कि हमें काम चाहिए, और वो गलियों में घूमते रहते थे जर्मनी के। Unemployed youth played cards or simply sat at street corners or separately queued up at the local employment exchange। यानी जो अब यूथ जो भी जवान लोग थे सब अनएम्प्लॉय हो गए, उनके पास कोई काम नहीं था। जैसे लॉकडाउन में हमारे साथ हो रहा है, हमारे पास भी कोई काम नहीं है तो हम बस टीवी देखते रहते हैं, कुछ बोरिंग सा करते रहते हैं। तो इस तरह से ये भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जिसकी वजह से ये स्ट्रीट कॉर्नर्स पे बैठ के कार्ड्स खेला करते थे। As there were no jobs, the youth took to criminal activities and depression became common। अब कोई भी जॉब नहीं रहते हैं तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी खाने के लिए तो उनको चाहिए ही, पर पैसे तो है नहीं, इसी वजह से वो चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, इसलिए वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ने लगे और डिप्रेशन जो था वो एक कॉमन चीज़ बन गई। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल, यानी ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भी बैठ गया। The savings of the middle classes, especially of salaried employees and pensionaries, decreased when the currency lost its value। अब करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई, इसी वजह से जो मिडिल क्लास थी उनकी सारी सेविंग्स ख़त्म होने लगी, और जो एम्प्लॉयज़ थे उन सब की मतलब सारे बिजनेस थे सब पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी, जिनको पेंशन मिलता था उन पे भी। Every member of the society was affected by this economic crisis and filled with the fear of प्रोलेटराइजेशन, यानी हर इंसान के अंदर डर आ गया था, हर इंसान दुखी था इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और सबके अंदर एक डर बैठ गया प्रोलेटराइजेशन का, जिसका मतलब था कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, इस बात का उनके अंदर डर बैठ गया। अनएम्प्लॉयड वीकेंड द पावर ऑफ बार्गेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अब बार्गेनिंग भी एकदम बंद हो गई। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, यानी सारे बड़े बड़े जो बिजनेस थे सब प्रॉब्लम में थे। पीजेंट्स वेयर अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइस, एग्रीकल्चरल प्राइस भी जो इतना ज़्यादा डाउन आया था उससे भी पीजेंट अफेक्ट हुए थे। वुमेन फेल्ट डिप्रेस्ड अस दे कुड नॉट फेड अप देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली, वुमेन भी दुखी थी क्योंकि वो अपने बच्चे को अच्छे से खाना नहीं खिला रही थी, क्योंकि अच्छे से खाना खिलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, यानी सब दुखी थे। अनस्टेबिलिटी ऑफ वीमर रिपब्लिक, अब हम देखेंगे अनस्टेबिलिटी ऑफ वीमर रिपब्लिक, कैसे वीमर रिपब्लिक जो था वो अनस्टेबल हुआ। The Weimar Constitution had some internal defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship। यानी जो वीमर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ अंदर के ही डिफेक्ट्स थे जो इसे अनस्टेबल बना रहे थे और वल्नरेबल, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू गेट अ मेजॉरिटी फॉर वन सिंगल पार्टी ड्यू टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी मेजॉरिटी एक ही सिंगल पार्टी को मिल सकती, कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मिलती है और रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मिलती है। Moreover, Article 48 gave the President the powers to impose emergency, suspend civil rights and rule by decree। यानी जो आर्टिकल 48 था वो प्रेसिडेंट को ये हक देता था कि वो कभी भी इमरजेंसी में कुछ भी कर सकते थे और किसी को भी उसकी पोजीशन से हटा सकते थे। द वीमर रिपब्लिक फेस 20 डिफरेंट कैबिनेट्स इन 14 ईयर्स ईच लास्टिंग फॉर एन एवरेज 239 डेज। यानी इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी कि 14 साल में उनके 20 अलग अलग कैबिनेट बदल गए। एवरेज में हम गिने तो एक कैबिनेट सिर्फ 239 दिन के लिए ही रहती थी।
People lost confidence in the democratic parliamentary system, which did not offer any solutions. यानी जो लोग थे उन्होंने भी पार्लियामेंट्री से, न्याय से एकदम मतलब मुंह मोड़ लिया था, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था उनमें, क्योंकि उससे कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं था, बस चक्कर काटते रहो और क्या। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम आते हैं हिटलर्स राइज टू पावर, यानी किस तरह हिटलर, जो हमारा सेकंड टॉपिक था हिटलर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले कि किस तरह वो पावर में आया। हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 में ऑस्ट्रिया, यानी हिटलर का जन्म 1879 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ जर्मनी लेड टू द राइज ऑफ हिटलर, यानी कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, वो आसपास समाज में आके बुरा बनता है, तो हिटलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जर्मनी में इतने खराब हालत थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुके थे, इतना सारा डेब्ट, ऊपर से लोगों ने उस पर कंसेशंस लगाए, ट्रीटी ऑफ वर्सेस लगाया, इतने सारी दुखों को देख के, लोगों को डिप्रेशन में देख के सबके अंदर वो बुरा बना। ठीक है, हिटलर ऐसा बना सिर्फ अपने पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस की वजह से, और वो खुद भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। आफ्टर वर्सेलिस ट्रीटी हिटलर ज्वाइन द जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919, यानी वर्सेलिस ट्रीटी के हादसे के बाद हिटलर ने 1919 में जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया, जिसका बाद में नेम रख दिया गया था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इट वॉज लेटर केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और बाद में इसको किस नाम से जाना जाने लगा, नाजी पार्टी के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, for which he marched to Berlin and captured power. यानी 1923 में हिटलर ने प्लान किया कि हम बावेरिया को सीज कर लेते हैं, और उसी लिए वो बर्लिन की तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, however he was arrested, imprisoned for treason and later released. ठीक है, यानी ट्रीजन का मतलब होता है जब ट्रीजन तब मिलता है जब देशद्रोही होते हैं। ठीक है, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया जब वो बर्लिन की तरफ जाने लगा, उसे अरेस्ट कर लिया गया, पर फिर कुछ ही सालों बाद उसे रिलीज कर दिया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी इन 1929, नाजी प्रोपेगेंडा गेव होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर टू द जर्मन पीपल, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जर्मनी में 1929 में, अभी हमने पढ़ा। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जब सब अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो नाजी जो थे, नाजीज ने उन्हें विश्वास दिलाया, जर्मन लोगों को विश्वास दिलाया कि वो उन्हें एक अच्छा फ्यूचर देंगे। In 1928, the Nazi party got only 2.6% votes in the elections to the Reichstag, the German parliament. यानी 1928 में जब नाजी पार्टी ने वोट लड़ा तो सिर्फ उन्हें 2.6 वोट्स मिले। ठीक है, यानी 2.6% वोट्स, यानी 2.6 upon 100 votes. But by 1932, it had became the largest party with 37% votes. पर 1932 तक ये सबसे बड़ी पार्टी बन गए थे जिन्हें 37% वोट्स मिले। तो आप सोच सकते हैं 4 साल में इन्होंने कितनी प्रोग्रेस कर ली। अब हम देखते हैं प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर, यानी हिटलर ने लोगों को क्या क्या प्रॉमिस खिलाया। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, यानी हिटलर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीकर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज़, उनकी बातें सुन के, उनके कहने मोटिवेशन, उनकी स्पीकिंग सुन के हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो जैसे ही हिटलर बोलता था तो लोगों का भी खून खौल उठता है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ वैसा किया, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, वगैरह वगैरह। हिज पैशनेट स्पीचेस एंड प्रोमिसेस इंस्पायर्ड जर्मन पीपल, तो वो जो भी स्पीच देता था, जो भी प्रॉमिस करता था, उससे जर्मन लोग इंस्पायर होते थे उससे। प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर वेर एज फॉलोज, यानी ये सारे प्रोमिसेस उसने किए थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपने नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अंडो द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेलिस ट्रीटी, यानी वर्सेलिस में जो इनजस्टिस हुआ था उसको खत्म करेगा। रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनएम्प्लॉयड पीपल, उसने ये भी कहा कि जर्मन पीपल ने जो अपनी डिग्निटी खोई है मैं उसे वापस लाऊंगा, और साथ ही साथ जो लोग अनएम्प्लॉयड है, कोई भी अब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, मैं जॉब दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। ही प्रोमिस टू गिव एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, उन्होंने कहा कि मैं सारे यूथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा और साथ ही साथ एक ब्राइट फ्यूचर भी। ही प्रोमिस टू रिमूव फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड टू रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी, उन्होंने कहा कि किसी को भी फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है, सबको मैं यहीं पे जॉब दिलाऊंगा। नाउ लेट्स सी हिटलर्स न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, यानी हिटलर की नई तरह की पॉलिटिक्स। देखते हैं क्या है ये। द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, स्वास्तिक का साइन हम सब जानते हैं, ठीक है, हम सबको बनाना भी आता है। तो जो नाजी यानी हिटलर की पार्टी का जो साइन था वो यही था, उसके रेड कलर के बैनर होते थे जिसमें स्वास्तिक का
साइन होता था। द नाजी सल्यूट एंड द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ applause फॉर एवरी स्पीच वेयर न्यू डेवलपमेंट्स एट द टाइम ऑफ हिटलर। यानी हिटलर के टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट आए कि सब लोग के हाथ में ये बैनर रहा करता था और लोग बहुत ज़्यादा अपलॉज बनाते थे जब भी वो स्पीच बोलता था, ठीक है। नाजी प्रोपोगंडा रिगार्डेड हिटलर एज अ मसीहा, यानी नाजी प्रोपोगंडा जो था वो हिटलर को एक मसीहा के रूप में देखते थे, जो उनको लगता था कि ये हमें मदद कराएगा, ये हमारे सारे दुखों से अलग कराएगा। हु हैड अराइव्ड टू हेल्प जर्मन पीपल इन अ टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। उन्हें लगता था कि ये आया है जर्मन पीपल को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस से बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। नाउ लेट्स सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कैसे डेमोक्रेसी का हनन हुआ। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चैलेंजरशिप टू हिटलर, यानी एक पोजीशन थी चैलेंजरशिप की जर्मनी में। तो 30 जनवरी 1933 को जो जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, उन्होंने ऑफर किया हिटलर को कि क्या आप यहाँ के चांसलरशिप बनेंगे, तो उन्होंने हाँ कह दिया। इट वॉज द हाइएस्ट पोजीशन ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर गेनिंग पावर, यानी अगर आपके हाथ में पावर है और आप कैबिनेट में चले जाते हो तो ये जो चांसलरशिप की पोजीशन है सबसे हाईएस्ट पोजीशन है। आफ्टर एक्वायरिंग द पावर हिटलर स्टार्टेड टू डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूलर, यानी जैसे उनके पास पावर आ गई तो वो सारे डेमोक्रेटिक रूल वाले स्ट्रक्चर को तोड़ने लगे। A mysterious fire broke out in the German parliament in February and it gave an opportunity to Hitler to assume all his powers। यानी एक अलग ही आग लिपटी, यानी अलग आग का मतलब ये नहीं फायर वाली आग, ये अलग ही मतलब अंदर ही लड़ाई, ऐसा समझ सकते हैं कि जर्मन पार्लियामेंट में एक अलग ही आग आई फरवरी में, जिससे हिटलर को एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि वो सारे पावर्स को गेन कर सके। अ फायर डेक्री वॉज अनाउंस्ड ऑन 28 फरवरी 1939। अंडर द डेक्री वेरियस सिविक राइट्स विच वेयर गारंटेड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन were suspended like freedom of speech, press and assembly। यानी एक नया रूल अनाउंस किया हिटलर ने 28 फरवरी 1933 को, यानी कि उसके चांसलरशिप बनने के बाद उसने ये किया कि जो भी आपको पहले मिलते थे राइट्स वीमर कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस है, असेंबली है, वो सब उन्होंने छीन लिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। नाउ लेट्स सी एलिमिनेशन ऑफ कम्युनिस्ट। अब कैसे उसने कम्युनिस्ट को एलिमिनेट किया। दी कम्युनिस्ट वेयर द मेन एनिमीज ऑफ हिटलर, यानी जो कम्युनिस्ट थे वो हिटलर के मेन एनिमीज थे। मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट वेयर सेंट ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या है याद रखिए। अब जर्मनी में जब हिटलर को पता चल गया कि हाँ ये हालत है, तो उसने सोचा कि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉय हैं, सबको मैं एम्प्लॉयमेंट का लालच देके सबको कंसंट्रेशन कैंप्स भेज के सबको बचपन से ही लड़ाई झगड़ा, मतलब उनको सारा वॉर के लिए रेडी करते थे, यानी आर्मी के लिए रेडी करते थे। तो वही जहाँ पे करते थे वो सब कंसंट्रेशन कैंप्स कहलाते थे। तो सारे कम्युनिस्ट को इन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया। The suppression of the communist was severe in Hitler's regime, यानी बहुत सारे कम्युनिस्ट जो थे वो डिप्रेस्ड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे हिटलर के रेजाइम में। द इनेबलिंग एक्ट, अब एक एक्ट है जो कि उस वक्त लागू हुआ था जिसका नाम है द इनेबलिंग एक्ट, वो भी देख लेते हैं। On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed, यानी 3 मार्च 1933 को एक बड़ा ही फेमस एक्ट जिसका नाम है Enabling Act वो पास हुआ था, which gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree, जिसकी वजह से हिटलर को ये पावर मिल गई कि वो सारे पार्लियामेंट ये सब को ख़त्म कर सके और अपनी मर्जी से रूल कर सके। दिस एक्ट स्टेबलाइज डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और इसी एक्ट की वजह से जर्मनी में डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेयर बैन, यानी जितनी भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ट्रेड यूनियंस, ये सबको बैन कर दिया गया। द नाजी स्टेट स्टेबलाइज्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी, यानी जो नाजी स्टेट थी उसने सारी इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी सबके ऊपर कंट्रोल पा लिया। अपार्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेगुलर पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म एंड द एसे और द स्टॉर्म ट्रूपर्स, द नाजी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस गैस्टापो, द सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस, यानी पहले जो था जर्मनी की जो पुलिस थी वो ग्रीन यूनिफॉर्म पहनती थी और उनको कहते थे एसए या फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स कहते थे, पर नाजी जैसे आई उन्होंने ये सब बंद कर दिया और उन्होंने सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई, प्रोटेक्टिंग स्क्वाड्स बनाए, साथ ही साथ सिक्योरिटी सर्विस भी बनाई, ठीक है, यानी सब कुछ बदल रहे थे वो लोग। ऑल दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स,
यानी ये सारे जो नए नए फोर्सेस बने थे इनमें कुछ ज़्यादा ही पावर्स थे। इट मेड द नाजी स्टेट एज द मोस्ट फियरफुल क्रिमिनल स्टेट, जिसकी वजह से जो नाजी का स्टेट था वो बहुत ज़्यादा फियरफुल स्टेट, यानी हर जगह हिटलर का राज। मैंने बताया हिटलर ऐसे लोगों को कहते हैं जो कि मतलब किसी को भी आज के समाज में हम हिटलर तब कहते हैं जब वो ज़्यादा ही अपनी रोज चलाता है, तो हिटलर भी ऐसा ही था। अब हिटलर की मर्जी से ही वो सब कुछ होता था उस स्टेट में। ठीक है, आगे देखते हैं। All these newly organized forces had extra constitutional powers, अभी हमने पढ़ा। People were detained in Gestapo torture chambers, यानी उन्हें हम torture chambers में भेजे जाते थे, ऐसे chambers जहाँ उन्हें torture किया जाता था। Rounded up and sent to concentration camps, उनको camps में भेजा जाता था और किसी भी legal procedure के बिना उन्हें arrest कर लिया जाता था। तो ये था हमारा पार्ट 2, और पार्ट 2 में हमने इतना पढ़ा, पार्ट 3 में हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, so wish you like the video, thanks for watching the video.